जबकि काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन करने वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, हाफ mv²। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग देखो कि दोनों जो है वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट दिस एक्सप्रेशन इज फॉर रोटेटिंग बॉडी एंड दिस एक्सप्रेशन इज फॉर द बॉडी विच इज परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। नाउ यहां पर अगर आप राइट साइड में देखें तो हाफ इधर भी है, हाफ इधर भी है। ओके, लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी है दैट इज v, which represents linear velocity of the body which is performing linear motion, whereas in this expression we have omega. What is this omega? कमेंट करके बताइए, ओमेगा क्या है? कई बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम लोग, जब तक मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता हूं। दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, बराबर है। तो यहां पर लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब लीनियर मोशन में जो काम हाफ कर रहा है वही काम एंगुलर मोशन में हाफ कर रहा है। लीनियर मोशन में जो काम लीनियर वेलोसिटी कर रही है वही काम रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कर रही है। v² उधर है, उधर में ओमेगा स्क्वायर है। नाउ कम टू द पॉइंट, लीनियर मोशन में जो काम मास करता है m, रोटेशनल मोशन में वही काम कौन कर रहा है? इक्वेशन को कंपेयर करके बताइए। लीनियर मोशन में जो काम मास करता है वही काम रोटेशनल मोशन में कौन कर रहा है? इनर्शिया, वेरी गुड, दैट इज आई। तो ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम, यह परेशानी का, चलने फिरने में और रोकने में होने वाली परेशानी का काम, वही काम रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, मतलब घुमाने में और घूमती हुई चीज को रोकने में होने वाली परेशानी। और ये थ्योरेटिकल जो था वो हमने उस समय पढ़ा था, आज इसको हम इस एक्सप्रेशन की मदद से प्रूफ भी कर सकते हैं। जो काम m लीनियर मोशन में करता है वही काम I यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन में करता है, एंगुलर मोशन भी कहते हैं उसे हम। नाउ छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी, रिजिड जो है इट इज इन प्लेस ऑफ सॉलिड। As all of you know that every material, every matter, every particle has been composed of matter। हर चीज जो है वो पार्टिकल से बनी हुई है। और हर चीज मतलब देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो बाद में प्लाज्मा आता है, वो आगे चलकर आपको मिलेगा, फिलहाल तो हमको 3 ही का ही नॉलेज रखना है। तो सॉलिड के अंदर में भी एटम्स होते हैं, लिक्विड में भी एटम्स होते हैं और गैस में भी एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, एटम भी बोल सकते हैं, पार्टिकल भी बोल सकते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द 3 फॉर्मेशंस? तीनों मटेरियल के फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? इट इज रिप्रेजेंटिंग सॉलिड, इट इज रिप्रेजेंटिंग लिक्विड एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग गैस। ओके, कॉन्सेंट्रेशन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं हम कि दो मॉलिक्यूल जो है जब आपस में बहुत मजबूती से एकदम करीब करीब जुड़ जाए, उनके बीच का डिस्टेंस इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, या उनके बीच में काम करने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो मजबूती से जुड़े रहेंगे। और मजबूती से अगर वो जुड़े रहेंगे तो जो चीज वो फॉर्म करेंगे दैट विल बी नोन एज सॉलिड। अच्छा, अगर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, तो अब वो वैसे सॉलिड की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि अब वो बन जाएंगे
लिक्विड, जैसा कि इस एग्जांपल में दिख रहा है आप लोगों को। और अगर उनके बीच का फोर्स नेग्लिजिबल है, नियर अबाउट जीरो है, तो अब ये जो फॉर्म करेंगे मटेरियल, जो मैटर फॉर्म करेंगे, दैट विल बी गैस। तो इस तरीके से एक ही मटेरियल से, एक ही पार्टिकल के अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन से, अलग अलग कॉम्बिनेशन की मदद से अलग अलग तरह के मैटर जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड जो है वो अगेन दो तरह के होते हैं। नंबर वन, इलास्टिक, दैट वाज इन 11th स्टैंडर्ड, जो कि लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था हमारा लेसन, और 12th में उसका आगे यूज है भी नहीं वैसे, इस वजह से उस लेसन को रिवाइज करके मतलब नहीं है। शॉर्ट में भी मैं व्हाट इज इलास्टिसिटी वो बता दूंगा आप लोगों को। और एक्चुअली वो 11th का लास्ट लेसन था और हमारे 2 या 3 लेसन ही हो पाए थे, उसके बाद में लॉकडाउन की परमिशन नहीं थी। आफ्टर दैट, रिजिड या इन इलास्टिक, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ये एक सॉलिड है। अब अगर मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, सपोज आई एम अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बॉडी, इट इज रबर, रबर जो होता है ना, या स्प्रिंग, स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं इस पे फोर्स लगा के इसको ऐसा स्ट्रेच करना चाहता हूं, तो मैं क्या देखूंगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल इधर आ गया, सेकेंड वाला यहाँ है, थर्ड वाला यहाँ है, फोर्थ वाला यहाँ है, फिफ्थ वाला यहाँ है। बॉडी के डायमेंशंस चेंज हो गए, बॉडी की लेंथ चेंज हो गई, उसका एरिया चेंज हो गया। हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? और अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा लूं, तो ये मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से दूर गए, ये वापस भी आ जाएंगे। है सॉलिड ही, लिक्विड और गैस तो नहीं है, सॉलिड ही, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन पर इनके मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है, और फिर बाद में ये वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशंस पर या ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है। तो ऐसी जो बॉडी होती है, इस बॉडी को कहते हैं हम इलास्टिक बॉडी। स्पंज, रबर, और बहुत सारी एग्जांपल्स है। फोर्स लगाने पर बॉडी का शेप चेंज होता है, बाद में फिर वो वापस आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आयरन की रॉड की, ये भी उन्हीं पार्टिकल से बना हुआ है और ये भी सॉलिड है। लेकिन अब अगर मैं इस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाता हूं एक्सटर्नल, या उतना ही जितना पहले वाले पर लगाया था, क्या इसके डायमेंशंस चेंज होंगे? क्या इसकी लेंथ, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, या कांस्टेंट, या वैसे ही रहेगा? नहीं होगा। तो ऐसी जो बॉडी है जिसके एक्सटर्नल फोर्स के एप्लीकेशन के बावजूद भी उसके डायमेंशन चेंज ना हो, इस तरह की बॉडी को कहा जाता है रिजिड बॉडी। एंड एवरी रिजिड बॉडी is every rigid body has a point, a very special point, which we know as, which is known to us as center of mass. Center of mass, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिजिड बॉडी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट रिजिड बॉडी के अंदर में जो पॉइंट होता है जिस पर whole mass of the body is supposed to be concentrated, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। तो चलिए इसको समझते हैं बेटा, सेंटर ऑफ मास को। व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ मास? ऐसी बॉडी का ऐसा पॉइंट जो एग्जैक्टली वही वर्क करता है जो पूरी बॉडी मिलकर करती है, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है, थोड़ी छोटी ले लो, ये एक रिजिड बॉडी है, और सपोज ये 5 मॉलिक्यूल से बनी हुई है, नंबर 1,
टू, थ्री, फोर, फाइव। वैसे तो करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन हम कितना मान रहे हैं? फाइव, जस्ट फाइव। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। अब अगर मैं इसको यहां पर लाकर ऐसा छोड़ देता हूं, ड्यू टू ग्रेविटी इट विल फॉल, नीचे गिर जाए। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसको बैलेंस करके रखूं ऐसे। तो मैंने क्या किया, हर पार्टिकल के नीचे वन 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 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। हर पार्टिकल कितने न्यूटन फोर्स पर बैलेंस हो रहा है? वन न्यूटन फोर्स पर। और अर्थ के हॉरिजॉन्टल रह रहा है, अर्थ के पैरेलल रह रहा है, बैलेंस हो जा रहा है। टोटल फोर्स कितना लगा बेटा? जल्दी बताइए, टोटल फोर्स कितना लगा? वे जीरो कैसे? 5 न्यूटन। वेरी, मतलब नीचे से 5 न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होंगी, तो मैंने बैलेंस करने के लिए 5 न्यूटन फोर्स लगाया उसके ऊपर। तो ये बॉडी अर्थ के पैरेलल कब तक रहेंगी? जब तक मैं इस पर कितना फोर्स लगाऊंगा? 5 न्यूटन फोर्स। ओके, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो रहेगा, बट बॉडी को बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना है? 5 न्यूटन। मतलब ये हमारा एक रूल बन गया कि 5 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी जो है वो बैलेंस हो जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। लगा के रखें। अच्छा, अब कितने न्यूटन फोर्स बोला मैंने? 5 न्यूटन। अब मैंने क्या किया, वही 5 न्यूटन फोर्स मैं यहाँ इस फर्स्ट नंबर वाले मॉलिक्यूल पर लगा देता हूँ। ठीक है, हमने तो रूल बना लिए, 5 न्यूटन लगाने पर बैलेंस रहेंगी, गिरेंगी नहीं। इस पर लगाया, वैसी रहेंगी या गिर जाएंगी बोलो? गिर जाएंगी। ठीक है, बैलेंस नहीं रह पाएंगे। फिर वही 5 न्यूटन फोर्स मैंने यहां लगाया, फिर से गिर जाएंगी। ऐसा लगाते 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 वो 5 न्यूटन फोर्स मैंने ये जो थर्ड नंबर वाला सेंटर वाला पार्टिकल है इस पर लगा दिया। बोलो क्या हुआ? क्या बॉडी बैलेंस हो गई? अरे जल्दी बोलो, गिर जाएंगी। हाँ, मतलब क्या है कि ये पॉइंट की स्पेशलिटी क्या है कि जो काम पांचों मिलकर कर रहे हैं, पांचों मास मिलकर कर रहे हैं, वही काम ये बीच वाला मास कर रहा है, सिंगल मास। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। मतलब पूरी की पूरी बॉडी का मास यहां पर आकर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। दिस पॉइंट विल बी नोन एज सेंटर ऑफ मास। नाउ इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी? द पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated। जहां पर पूरी की पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, या जनरल लैंग्वेज में आम शब्दों में ये बोल सकते हैं हम कि जो काम पूरी की पूरी बॉडी मिलकर करती है वो काम अकेला वही पॉइंट करता है, उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ मास। होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। The point at which the whole mass of the body is supposed to be concentrated is called सेंटर ऑफ मास। और हर बॉडी का एक अपना खुद का सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे आप लोगों ने वो एग्जांपल देखा होगा, एक एड वगैरह आता था, वो जेम्स का डायनासोर कुछ बना रहता है, तो उसमें से एक आदमी आता है, एक जेम्स निकाल लेता है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नीचे बिखर जाता है। एक्चुअली वो क्या करता होगा, वो सेंटर ऑफ मास को निकाल लेता होगा। उसी तरह आप लोगों ने देखा होगा, फुटबॉल को ऐसा हाथ पर घुमाया जाता है, तो फुटबॉल को कहीं पर भी आप उंगली रखकर नहीं घुमा सकते, उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में ही आपको रखकर घुमाना होता है। अब वो जो पॉइंट होता है वो पूरी बॉडी को बैलेंस करता है, दैट विल बी सेंटर ऑफ मास। तराजू जो होता है, वेइंग मशीन, उसमें बीच वाली जो रॉड होती है उसको हम बिल्कुल, जैसे सपोज ये पैन है तराजू की, अब वो जो रॉड होती है, जो स्टैंड होता है, वो यहाँ लगाया जाता है नंबर 1 पे, या इधर लगाया जाता है, या नंबर 2 पर, या दोनों पर भी नहीं लगाया जाता। क्या 1 और 2 पर लगाने पर ये बॉडी बैलेंस हो जाएंगी या नहीं होंगी?
यही होगी। इसको हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पर जहां रखने के बाद लेफ्ट साइड का पेन और राइट साइड का पेन दोनों भी बैलेंस में आ जाए। तो ये जो पॉइंट होगा वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। रजिस्टर आप लोग घुमाते हैं वो सेंटर ऑफ मास पर रखकर घुमाते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल। तो हर बॉडी में बेटा सेंटर ऑफ मास जो है वो होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फॉर रोटेशनल मोशन। ओके, सेंटर ऑफ मास के बाद में जो एक अगली डेफिनेशन आती है दैट इज, अच्छा हाँ एक चीज और याद रखना है, जो काम पूरी बॉडी करती है वो काम सेंटर ऑफ मास करता है। मतलब जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का होगा वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एग्जैक्टली वही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का भी होगा। क्योंकि जो काम पूरी बॉडी कर रही है वो काम सेंटर ऑफ मास, जो वेलोसिटी पूरी बॉडी की होगी वो सेंटर ऑफ मास की, जो फोर्स पूरी बॉडी पर लग रहा होगा वो सेंटर ऑफ मास पर लग रहा होगा, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का होगा वो सेंटर ऑफ मास का होगा। तो अगली डेफिनेशन इसी की बुनियाद पर हम समझते हैं दैट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। कुछ लोग इसको गायरेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको जायरेशन बोलते हैं। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है दैट इज जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन। जायरेशन का मतलब कहीं ना कहीं घूमना फिरना ही होता है, रोटेशन ही होता है। रेडियस ऑफ जायरेशन विच इज डिनोटेड बाय के। ये एक बॉडी है बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। नाउ व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन? देखो पूरी बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैसे निकाला जाएगा, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर। ये पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया पूरी बॉडी का मास उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, ये वाले पॉइंट पर। तो इसका मास जो है दैट विल बी m, and this m must be equal to m1 plus m2 plus mn। टोटल पार्टिकल का मास जो है वहां पर कॉन्सेंट्रेट हुआ, इसलिए उस छोटे से पार्टिकल का मास टोटल बॉडी के मास के इक्वल होगा, दैट इज कैपिटल M। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज इट इज k, r की जगह इसको हम क्या नाम दे रहे हैं k, और यही जो k है इसी का नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन? अच्छा ये वाले पार्टिकल का या सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो इसका मास कितना है m, टोटल मास के इक्वल, और इसका डिस्टेंस कितना है k का स्क्वायर आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला बन गया m के स्क्वायर फॉर सेंटर ऑफ मास एंड I इज इक्वल टू दिस फॉर whole body। What is radius of gyration? Radius of gyration, it is the distance of that point, it is the distance of that point from axis of rotation at which whole mass of the body is supposed to be concentrated। या एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, जहां पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जो होता है उसी का दूसरा नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ में आया क्या बेटा? अरे कोई तो बताओ। ओके, अलग अलग बॉडी का डिस्टेंस, पार्टिकल का डिस्टेंस r1 r2 r3 ले रहे हैं हम, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है k, और ये जो k है सेंटर ऑफ मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन। डेफिनेशन रिपीट कीजिए ना, 2 मिनट बताता हूँ, पहले इसका फॉर्मूला बना लेते हैं हम बेटा। I इज इक्वल टू m के स्क्वायर हो गया, therefore k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, I अपॉन m। इसलिए k की वैल्यू बन जाएंगी अंडर रूट I अपॉन m। ये बन गया फॉर्मूला रेडियस ऑफ जायरेशन का। और रेडियस है मतलब एक तरह का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जो है ये वो एक लेंथ होती है, और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। इसकी डेफिनेशन किसी ने पूछा था, तो डेफिनेशन अगर नोट करना है तो मैं लिख देता हूँ, उसको नोट कर लेना। रेडियस ऑफ gyration, it is the distance of
that point from axis of rotation where whole mass of the body is supposed to be concentrated. ठीक है, इतने बड़े की जगह होल मास ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड की जगह सेंटर ऑफ मास भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में डेफिनेशन यही है, तो इसलिए हमको इसके हिसाब से लिखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा इसका, उसके बाद में फिर इसके आगे का जो है वो कल करेंगे।